नमस्कार, मैं तानिया और आप देख रहे हैं HBN लाइव न्यूज़। आज एक खास मुलाकात में हम नए मेहमानों के साथ आप दर्शकों के सामने उनके विचार, उनके कार्यों और उनके जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फिर एक नए मेहमान के साथ बातचीत। देखिए ये रिपोर्ट। क्राइम हो या राजनीति, चुनाव हो या आयोजन, अब हर मुद्दों पर खुलकर होगी चर्चा। न भूलें हमारा कार्यक्रम एक खास मुलाकात। दिल्ली में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। जगह जगह लोगों के घरों और सड़कों पर पानी भरा हुआ है। हालांकि मंगलवार के बाद तेज बारिश नहीं हुई है, लेकिन फिर भी राजधानी का बुरा हाल हो रखा है। गुरुवार सुबह दिल्ली की सड़कों पर बाढ़ का पानी घुस गया, जिससे ITO और सिविल लाइंस जलमग्न हो गए। वहीं यमुना नदी ने 45 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 208 मीटर के जलस्तर को पार कर लिया है। हथिनीकुंड बैराज से छोड़े जा रहे पानी की वजह से दिल्ली से गुजर रही यमुना उफान पर है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जब मानसून में इतनी ही बारिश दर्ज की जाती है तो इस साल दिल्ली में बाढ़ क्यों आ रही है और जनजीवन इतना व्यस्त क्यों हो रहा है। इन्हीं सब पर चर्चा किया गया विश्वासनगर के विधायक ओम प्रकाश से HBN चैनल के संवाददाता ने। देखिए, ये सच है कि आज पिछले 10 दिन से दिल्ली में बाढ़ की वजह से सारा जीवन और लोगों की दिनचर्या अस्त व्यस्त हो चुकी है। बाढ़ की आशंका इन महीनों में अमूमन होती है, लेकिन यदि मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में जमुना की डिसिल्टिंग कराए हुए सालों साल हो गए। यदि आप जमुना नदी की डिसिल्टिंग नहीं कराएंगे, उसमें खाद बढ़ती रहेगी तो थोड़ा पानी भी ज़्यादा दूर तक फैल जाएगा। इसके अलावा PWD के जो नाले हैं उनकी सफाई ना होने की वजह से जिन क्षेत्रों में एक बार पानी जो डाउन जगह है चली जाती है, वो पानी वापस नहीं जाता। तो पानी का आना और जाना ये तो हर साल एक प्राकृतिक कार्य है। सरकार को चाहिए कि जमुना की डिसिल्टिंग कराए और अपने जितने भी बड़े नाले हैं उनकी भी सफाई होनी चाहिए, जिससे कि लोगों की जो समस्या है वो ज़्यादा लंबे समय तक ना रहे। तो होता ये है कि इन चीज़ों की जब हम परवाह नहीं करते हैं तो लोगों की जो तकलीफ़ है वो कई गुना बढ़ जाती है, जैसा कि अभी दिल्ली में हो रहा है। मैं ये समझता हूँ दिल्ली में चुनी हुई सरकार को इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए लोगों के हित में काम करना चाहिए, जिससे कि बाढ़ का जो प्रकोप है वो लंबे समय तक ना रहे, आए पानी और आगे पास हो जाए। क्योंकि पानी कहीं रुकता नहीं, एक सतत लगातार हरियाणा से और पीछे जहाँ पहाड़ हैं पीछे से पानी आता है और आगे पानी चला जाता है। ये दिक्कतें जब होती हैं, जब हमारे क्षेत्र की चीज़ें उस चीज़ के लिए तैयार नहीं होती, तो सरकार को बाढ़ से पहले बाढ़ से होने वाली दिक्कतों की हमेशा तैयारी करनी चाहिए, जिससे कि लोगों का जीवन सुगम हो जाए। सर, जैसा कि केजरीवाल सरकार करती है, बार बार केजरीवाल की तरफ से ये कहा जाता है कि केंद्र सरकार का जो है हमें सपोर्ट नहीं मिल पाता। हम तो चाहते बहुत चीज़ें हैं, लेकिन केंद्र सरकार हमें नीचा गिराने के चक्कर में हमें कुछ सहयोग नहीं कर पाती। इस पर क्या करना चाहिए? देखिए, विरोधी पार्टियां एक दूसरे को नीचे गिराती उठाती है, अलग विषय है। दिल्ली में चुनी हुई सरकार किसकी है? दिल्ली के अंदर जो बाढ़ है उसके लिए काम राज्य सरकार को करना पड़ेगा। जब राज्य सरकार फेल होगी अपने कामों में तो केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। 2024 में आपकी क्या क्या तैयारी है? निश्चित रूप से मोदी जी ने तीसरी बार पहले से ज़्यादा सीटों से आना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय हमने भाजपा विधायक ही बातचीत की और इन्होंने हमें ये बताया कि जो दिल्ली में सरकार चुनी गई है उसकी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, जिस जिम्मेदारी में फेल होते नजर आ रहे हैं केजरीवाल। तो उन्हें इस चीज़ों का ध्यान देना चाहिए कि केंद्र सरकार को ब्लेम करने से पहले अपनी रणनीतियों पर ध्यान दें। नमस्कार, मैं पंकज चौहान और शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों से। गाजियाबाद में हिंडन नदी में आई बाढ़ के कारण आसपास रहने वाले लोगों का जीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। आधा करहेड़ा गांव शनिवार सुबह करीब 5 बजे तक पानी में डूब गया। कई कॉलोनियों में गले तक पानी पहुंच चुका है।
एहतियातन बिजली विभाग ने यहां की लाइट काट दी। बाढ़ग्रस्त इलाके में पानी उतरने तक बिजली की सप्लाई बंद रहेगी, जिससे लोगों के लिए पीने की पानी की समस्या उत्पन्न हो रही है। जिन नलों में बाहरी कनेक्शन के कारण सप्लाई आ भी रहा है, वहां गंदा और मटमैला पानी आ रहा है। जिला प्रशासन की तरफ से कंपोजिट विद्यालय में आने वाले बाढ़ पीड़ितों के लिए गद्दे, खाने, हेल्थ चेकअप, शौचालय समेत सभी तरह की व्यवस्था की गई है। इसके बाद भी लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में अपनी मूलभूत सुविधाएं जैसे कि पंखे, बर्तन, सिलेंडर, खाना बनाने के लिए चूल्हा आदि लेकर पहुंच रहे हैं। अंतिम चरण चल रहा है, पूरे अभियान का अंतिम चरण है, ठीक है ना? तो निकल लीजिए अगर निकलने की आवश्यकता है तो। भाई ध्यान चलेंगे एनडीआरएफ सर का जो पूरा एफर्ट है वो लगातार करवा रहे हैं, लेकिन आप लोग निकल नहीं रहे, तो आप ये मत कहिएगा कि एनडीआरएफ नहीं है। अब जितनी नावें मिल रही हैं आपको, उन नावों पर से उनका सहयोग लीजिए और निकल लीजिए यहाँ से। ठीक ठीक, जाने देना, आने नहीं देना है, आने नहीं देना है बिना पूछे, किसी को नहीं आने देना। बोलो कोई बोलो हमारे सामने ठीक ठीक। जो उनको ना बोलूंगा मैं आपको। अरे चोरी हो रहा है, ये बताओ कहाँ चोरी हुआ तुम्हारे किसके घर में? आप किसी भी सामने चल रहा है, हम तुमको बैठा के ले चलो। सुनिए, अब हम किसी को आने नहीं देंगे, चीजें हैं, चुप रहो। अरे सुना है तो केवल अफवाहें हैं। नहीं, अब तो हम बंद कर देंगे ना, कोई आएगा नहीं, एक व्यक्ति भी नहीं आएगा, कोई आएगा नहीं, पूरा हर तरह सब्जी मिलेगा ना, पानी मिलेगा, पूरा लॉक कर दिया जाएगा। क्या करोगे? और इस गलियों में भी कोई नहीं आएगा, इसलिए कहोगे ना कि सरकार, हमने तो वीडियो बना लिया, कहोगे सरकार नहीं सुन रही है। सामान खत्म हो गया, जैसे लाया था ना। अंतिम चरण चल रहा है, पूरे अभियान का अंतिम चरण है, ठीक है ना? तो निकल लीजिए अगर निकलने की आवश्यकता है तो। भाई ध्यान चलेंगे एनडीआरएफ सर का जो पूरा एफर्ट है वो लगातार करवा रहे हैं, लेकिन आप लोग निकल नहीं रहे, तो आप ये मत कहिएगा कि एनडीआरएफ नहीं है। अब जितनी नावें मिल रही हैं आपको, उन नावों पर से उनका सहयोग लीजिए और निकल लीजिए यहाँ से। नमस्कार, मैं पंकज चौहान और शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों से। घर घर और जन जन तक डीएलएसए द्वारा दी जाने वाली सेवाओं, गतिविधियों, हेल्पलाइन नंबर 1516 आदि के बारे में साक्षरता लाने हेतु डीएलएसए ने 100% साक्षरता नामक प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत डीएलएसए द्वारा डोर टू डोर कैंपेन, जागरूकता कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक, रैली आदि द्वारा थाना पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया के अंतर्गत गाजीपुर गांव के निवासियों को कानूनी तौर पर जागरूक किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का शुभारंभ पूर्वी दिल्ली की प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती शैल जैन ने झंडा दिखाकर डीएलएसए को रवाना करके किया। पीएलवीएस गाजीपुर गांव में घर घर जाकर निवासियों को जागरूक करके प्रोजेक्ट का कार्य आरंभ करेंगे। इस प्रोजेक्ट में लगभग 40 पीएलवीएस भाग लेंगे। श्रीमती शैल जैन ने इस अवसर पर कहा कि ये एक अलग तरह की पहल है। लोगों को अपने अधिकारों के प्रति कानूनी तौर अवश्य जागरूक होना चाहिए। इस प्रोजेक्ट के तहत गाजीपुर गांव को 100% कानूनी साक्षर क्षेत्र घोषित किया जाएगा। हेलो मैम, एचबीएन लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैम, जो आज का प्रोग्राम हुआ है डीएलएस की तरफ से, उसके बारे में आप कुछ बताइए। थैंक यू सो मच मैम। मैम, ईस्ट डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने आज एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है 100% कानूनी साक्षरता। आपको पता होगा कि डीएलएसए का काम बेसिकली दो है। एक है मुफ्त कानूनी सहायता उन लोगों को प्रोवाइड करना जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के अंतर्गत एलिजिबल हैं, जैसे कि सारी की सारी औरतें, वो सारे पुरुष जिनकी सालाना इनकम 3 लाख या 3 लाख से कम है, सीनियर सिटीजन 4 लाख से 4 लाख जिनकी सालाना इनकम कम है, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और भी कई सारे कैटेगरीज हैं। और दूसरा ऑफ कोर्स हमारा जो एक कर्तव्य है वो है लीगल अवेयरनेस पहुंचाना, ताकि लोगों को हमारे बारे में पता हो और लोग हम तक पहुंच सकें। इसी मकसद से हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया है 100% कानूनी साक्षरता। इस अभियान में हम चाहते हैं कि 100% जो पॉपुलेशन है किसी एरिया के,
हम 100% पॉपुलेशन तक पहुंच सके, ऐसे कोई भी लोग ना हो जो रह जाएं। हमारा जो मोटो है वो है कि वी आर सपोज टू रीच टू द लास्ट मैन स्टैंडिंग। तो इसके लिए हम लोगों ने एक टारगेट एरिया शुरू करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट की तरह चूज किया है, जो गाजीपुर विलेज एरिया है। हमने इसमें एक डोर टू डोर कैंपेन आज हमने लॉन्च किया है, जिसमें हमने PLV जो हमारे वॉलंटियर्स हैं उनकी टीम्स बनाई हैं 2-2 की, उनको एक इंटरेक्शन शीट प्रोवाइड करी है। वो घर घर जाके इंटरेक्ट करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनकी किस तरह की परेशानियां हैं और क्या उनको हमारे बारे में पता है कि नहीं पता है। अगर उनको नहीं पता है तो उनको बताया जाएगा, उनको हमारे हेल्पलाइन नंबर जो 1516 जो टोल फ्री नंबर है उसके बारे में बताया जाएगा। हमारी एक नासा मोबाइल ऐप भी है, तो हमारे PLVs मदद करेंगे लोगों को कि वो डाउनलोड करें उस ऐप को और उसका प्रयोग कर सकें। तो हमारा मकसद यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें और किसी को मिस आउट ना करें। मैडम, जैसे कि आपने ओरिएंटर को आप सर्टिफिकेट भी शायद दिया है, तो क्या आप बताएंगे ओरिएंटर बनने के लिए आप में क्या प्रोसीजर होते हैं? मैंने आज वॉलंटियर्स को सर्टिफिकेट नहीं दिया है, लेकिन हमारे यहाँ पैरालीगल वॉलंटियर्स होते हैं। पैरालीगल वॉलंटियर्स बनने के लिए आपको सिर्फ एक एप्लीकेशन देनी होती है, जो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे है। पैरालीगल वॉलंटियर्स की जो ट्रेनिंग होती है वो हमारे DSLSA दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो स्टेट लेवल पे है वहाँ से होती है, और फिर वो असाइन होते हैं रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स को। थैंक यू। नमस्कार, मैं पंकज चौहान और शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों से। के अनुसार विवाह योग्य युवक युवतियों के लिए परिचय सम्मेलन से उपयुक्त प्रत्याशी खोजने का अवसर मिलेगा। गुड़गांव चैप्टर के चेयरमैन अनिल जैन ने बताया कि इस परिचय सम्मेलन में 300 युवक व युवतियों का रजिस्ट्रेशन होगा। जीतो न्यू दिल्ली चैप्टर कन्वेनर मैट्रिमोनियल किशोर कोचर ने सभी को विस्तार से पूरा परिचय सम्मेलन की रूपरेखा के बारे में बताया तथा जीतो नॉर्थ जोन के पदाधिकारी उपाध्यक्ष रमन जैन, मुख्य सचिव मनीष जैन, नॉर्थ जोन जॉइंट सेक्रेटरी राकेश जैन, संजय जैन, सभी सदस्य जैन परिचय सम्मेलन की तैयारी में लगे हुए हैं। सबसे नंबर 1 की आज एक हम तो प्रमोशन कैसे कैसे कर सकते हैं, जो मेरा आइडिया है, बाकी तो आप सबके आइडिया हैं, वो भी हमें बहुत बहुमूल्य आइडिया मिलेंगे, तो हम उसको भी पूरा करेंगे कि कैसे कैसे करना है सब। से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं बात बताना चाहता हूँ। बहुत अपने जैन समाज में कई बार क्या है कि हम लोग ब्रोकर्स के थ्रू शादी ब्याह की बात करते हैं और कई बार रिश्ता गलत हो जाता है। अभी एक केस ऐसा आया कि एक बहुत बड़े परिवार में रिश्ता हुआ और बहुत ही जल्दी रिश्ता टूट गया। हमने जीतों के माध्यम से जो प्रयास किया, उनके पेरेंट्स को कांटेक्ट किया और पेरेंट्स इतने ज़्यादा खुश हुए और एग्री हो गए कि उन्होंने कहा कि भाई बच्चे आपस में बात करना शुरू कर दें, और बच्चों ने आपस में बात करना शुरू कर दिए और पूरी उम्मीद है कि हमको इस कार्य में सफलता मिलेगी। तो हमारा एक बहुत बड़ा ये प्रयास होगा। थैंक यू। और जिनका हम इंतजार कर रहे हैं, ये हमारी जो गुरुग्राम में अभी जो जीतों की मैट्रिमोनी हो रही है, उसके ये कन्वेनर है अंजलि जैन जी, और ये हमारे जीतो नॉर्थ जोन के सेक्रेटरी मनीष जैन जी हैं। अब मैं बजरंग जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जीतों ने इस बार समाज की, जैन समाज की जो सबसे ज्वलंत इशू चल रहा था, बर्निंग इशू चल रहा था मैट्रिमोनियल का, मैच मेकिंग का, उसको इस बार उठाया है और बहुत अच्छी तरीके से फोकस करके पूरे समाज तक ये मैसेज भेजा है कि किस तरह हम इस समस्या का, इस इशू को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मेरा आप सभी से, जैन समाज के लोगों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसके अंदर जो मैट्रिमोनियल मीट गुड़गांव में होने वाली है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ है। इसके अंदर आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका लाभ मिले, यही हमारा इसके ऊपर उद्देश्य है। मेरी आप सबसे विनती है इसके अंदर अवश्य अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। मास चल रहा है, अच्छी बात है। और मुझे जहाँ तक याद है कि आपने जिस बीड़ा को उठाया उसे अपनी मंजिल तक पहुँचाया है। हमें उम्मीद है हम सफ़र ढूंढने में जो लगे हुए हैं इसका कुशल नेतृत्व करेंगे। और कुसुम जी, आपको भी बधाई, बहुत पहला है। मेरा 2 सवाल है आपसे। पहला कि ये पहली बार
नमस्कार, मैं पंकज चौहान और शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों से। आने वाली पीढ़ी ज़्यादा से ज़्यादा करे वृक्षारोपण। मंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में चलाए जा रहे वृक्षारोपण के महाअभियान 2023 के अंतर्गत मंत्री लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश जितेंद्र प्रसाद के द्वारा फतेहपुर शरीफ नगर बहजोई में वृक्षारोपण महाअभियान 2023 के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया गया तथा वृक्षारोपण किया गया। इसके उपरांत मंत्री द्वारा पूजा अर्चना करने के बाद मियावाकी पद्धति के द्वारा रुद्राक्ष का पौधा रोपित किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर अनामिका यादव, भाजपा अध्यक्ष ओमवीर सिंह खड़कवंशी, मुख्य विकास अधिकारी कमलेश सचान तथा अधिकारीगण उपस्थित रहे। नहीं क्या हमारा काम वो दे दो जल्द 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 बैठ जा भैया, आप लोग बैठ जाना हो गया। निश्चित तौर पर आपके बताए हुए मार्गदर्शन पर चलेगा। निश्चित तौर पर प्रदेश में अग्रणी रहेगा जनपद संबल। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करने का मत करें। साइड से आओ जी, श्री सुधीर मल्होत्रा जी, श्री परमेश्वर लाल सैनी जी और सभी सम्मानित लोग जो मंच पर भी हैं, मेरे सामने भी हैं, सभी अधिकारी, सभी महिलाएं, सभी बुजुर्ग, नौजवान साथी, सभी बच्चे, मीडिया के बंधु, ये आप सभी जानते हैं कि हम काहे के लिए एकत्रित हुए। आज मेरा यहाँ आना हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी विभिन्न जनपदों में बिजनौर और जाएंगे और ये वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम चल रहा है, आज यहाँ संभल में जिला प्रशासन से जो टारगेट है उस पर चर्चा की जाएगी कि जो लक्ष्य है उसकी पूर्ति कैसे होगी और साथ ही साथ वृक्षारोपण के साथ कैसे इनको जो हमारे पौधे हैं उनको बचाया जाए और उनकी क्या सक्सेस रेट है, इसके ऊपर भी निर्देशन दिए जाएंगे। प्रयास किए जा रहे हैं कि वो स्थल चुने जाएं जहां वृक्षारोपण हो सकता है। जैसे सड़कों का लोक निर्माण विभाग के अधीन इस दृष्टिकोण से वृक्षारोपण किया जाएगा कि जहाँ सड़कें चौड़ी भी हो जाएं तो वृक्ष काटने की नौबत ना आए, और मीडियन और डिवाइडर में भी प्रयास किए जाएंगे और तमाम ऐसी योजनाएं जो इनके प्रोटेक्शन के लिए जो वृक्ष के लिए हम चाहते हैं कि सामाजिक संगठन और प्राइवेट CSR फंड्स वगैरह को भी शामिल करते हुए ये सुनिश्चित किया जाए कि जो वृक्ष लग रहे हैं, जो पौधे लग रहे हैं, उनकी सुरक्षा हो। नमस्कार, मैं पंकज चौहान और शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों से। हरि मंदिर आश्रम लाइन किंग्सवे कैंप द्वारा जरूरतमंद लोगों के लिए प्रतिदिन शुद्ध सात्विक भोजन की व्यवस्था के लिए हरि भोज रसोई का शुभारंभ 18 फरवरी 2022 को किया गया था। पिछले 19 सालों महीनों से यह कार्य सफलतापूर्वक चल रहा है और बढ़ भी रहा है। आसपास ISS के कोचिंग सेंटर में जहां बहुत बड़ा विद्यार्थी वर्ग यहां पर हरि भोज सात्विक रसोई सेंटर पर आकर भोजन करता है। अपने घरों से दूर हो उन्हें भोजन में घर जैसा स्वाद नजर आता है। बच्चों के माँ बाप भी इस रसोई के बारे में जानकर बहुत ही संतुष्ट हैं। हरि भोज प्रसाद 18 फरवरी 2022 से चल रहा है।
मात्र 10 रुपए में भरपेट थाली उपलब्ध कराई जाती है। हरि मंदिर के प्रांगण में मंदिर का ही प्रोजेक्ट है जो कि हरि भोज के नाम से चल रहा है। हरि भोज को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ जरूरतमंद लोगों को शुद्ध और सात्विक भोजन प्रसाद मिल सके ये है। प्रतिदिन लगभग 500 लाभार्थियों को प्रसाद दिया जाता है। रोजाना दाल, सब्जी, चावल और रोटी ये 4 चीजें बनती हैं। अगर कोई परिवार अपनी तरफ से सेवा आयोजित करता है तो मीठा भी बनता है, जैसे हलवा, खीर इत्यादि। न सिर्फ दिल्ली बल्कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में लोग यहाँ आते हैं और अपने परिवारजनों के जन्म दिवस, वैवाहिक वर्षगांठ, पुण्यतिथि के अवसर पर अपने हाथों से सेवा भी करते हैं। तो आपने कभी सरकार के सहयोग में लाने की कोशिश की? नहीं, कभी सरकार के सहयोग से लाने की कोशिश नहीं करी। एक्चुअल में हमारे को इसकी जब कोरोना हुआ था ना, तो उस टाइम लोगों के खाने के लिए यानी कि कुछ वो नहीं था, यानी पड़ोसी भी और रिश्तेदार भी एक दूसरे से कट हो रहे थे। तो हमने सबके घरों में उस टाइम थाली पहुँचाई और यहाँ भंडारा लगाया। फिर हमें प्रेरणा आई कि क्यों ना हम ये डेली करें काम। तो जब से बस ये डेली होता है। ये हमारा डिजिटल बोर्ड है जी। आप लोगों ने जो ये भंडारे और जो सेवा का प्रण लिया है, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जय श्री राम। एक छोट लोगों के लिए है, भोजन का है। जैसे में भर पेट खाना हम देते हैं, उसके अंदर 4 आइटम होती है हमारी। दाल है, चावल है, सब्जी है, रोटी है। भर पेट खाना जितना उसका अच्छा खाओ बोल रहे हैं। तो क्या इसके कुछ शुल्क भी है या निःशुल्क है? ये निःशुल्क है या शुल्क है? ये निःशुल्क है या शुल्क है? ये निःशुल्क है, वैसे शुल्क है, निःशुल्क। खाली क्या होता है, व्यवस्था के लिए एक आदमी व्यवस्था के लिए इसलिए रखा है कि ताकि मैं फ्री नहीं खा रहा हूँ, 10 रुपये का टोकन दान के रूप में देता है और वो फीस नहीं है, वो भी जबरदस्ती नहीं है, वो जो देता है वो है इसके अपने, मैं फ्री नहीं खा रहा हूँ इसलिए दे रहा हूँ। अदरवाइज ये 500 लोगों का 365 दिन चलता है। तो यह इसी मंदिर तक सीमित है या बाहर भी? कहीं से भी कोई आए, कहीं से कोई आए, भरपेट खाए, यहाँ दिया जाएगा, बाहर उसकी रिफिलिंग होगी। भरपेट खाए चाहे कोई भी आए, बड़े से बड़ा छोटे। तो ये जो भोजन में जो चीजें हैं, ये क्या हर रोज यही रहता है या कोई चेंज हो? सब्जी चेंज होती है, चावल और रोटी डेली होता है। एक सब्जी कड़ी ये चेंज होते रहते। कभी सब्जी कोई होती है तो ये डिपेंड करता करने वालों का। कभी कभी क्या होता है, एक आदमी चाहता है कि सेवादार है, सब निःशुल्क है, मेरे से मीठा हो कोई, तो वो अलग से मीठा अपना करवा लेते हैं, वो मीठा बजरंगबली की, भारत माता की, गौ माता की, आज के आनंद की, आज के भोजन की, भोजन करने वालों की, भोजन कराने वालों की, सनातन धर्म की, वंदे वंदे वंदे। जय हो गौ माता की।
वाली क्यों है? जैसे सभी को आदत होती है कुछ ना कुछ 2-4 दाने 1-2 ग्राही वेस्ट फेंकने की, तो हम उसको अवॉइड करते हैं। हम उनको समझाते हैं कि ये आपका प्रसाद है, इसको अन्न को अपने आप से एक प्रसाद है, इसको कभी वेस्ट नहीं करते, तो हम उसको मना करते हैं और इसलिए वो सारे एक एक दाना खाते हैं। हमारे उसमें आटा भूना जाता है, आटा डालते हैं, पानी डालते हैं, अच्छा, ये बेलने के लिए है। या लोई बनती है। अच्छा, ये लोई बनती है, यानी कि सारी मशीनें भी वर्क कर रही हैं, काम कर रही ऐसी हैं। लोई बनेगी तो ये लोई इसके अंदर डालते हैं, लोई डालने के बाद में 1 घंटे में 800 रोटी बनाते हैं। 800 रोटी? 800 रोटी डेली 50 किलो आटा लगता है हमारा, 50 किलो आटी रोटी बनती है। बन जाती है? हाँ, लगते 500। अच्छा, यानी 800 रोटी एक बार में बन जाती है? 1 घंटे में। 1 घंटे में इसकी कैपेसिटी है। वो रोटी देखो कैसे बढ़िया है। ऐसी रोटी घर में नहीं आएगी आपको। नहीं आएगी, बिल्कुल बिल्कुल। 1 घंटे में 1 घंटे में 800 रोटियां बन रही हैं, बहुत बढ़िया। सब्जी वगैरह बनाने के लिए आज वो कड़ी बन रही है। ये बेसन वगैरह तो मार्केट से ही लेते होंगे आप लोग? बेसन वगैरह तो बाहर से आता है। ये सब चूल्हे हैं, सब्जी दाल ये आप लोगों ने साफ सफाई का भी भरपूर ध्यान रखा है? सफाई का पूरा ध्यान? खाना के लिए 500 आदमी खाना खाते हैं और 365 दिन खाना खिलाते हैं, कोई छुट्टी नहीं है। खाने में भी हाइजीनिक खाना हमारा, स्वास्थ्य खाना है और भर पेट खाना देते हैं। ये नहीं नॉन वेज का टच भी नहीं है? प्याज लहसुन भी नहीं पड़ता है? प्याज लहसुन की किसी सब्जी पहले भगवान का भोग लगता है, उसके बाद आज हमें 5 फरवरी 2022 को स्टार्ट किया था। ये 5 फरवरी 2022 से चल रहा है, एक दिन भी छुट्टी नहीं है। डेली सुबह 11:30 से लेके 12:30 1 बजे तक 500 आदमी एवरेज जो है 500 सर, यहाँ पे हरि मंदिर में जो जीटीबी नगर में आता है, यहाँ पे जो आप लोगों ने भंडारे का और निःशुल्क भोजन का जो व्यवस्था लोगों को कराया है, जो जबकि आम जन आते हैं, तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? इसमें ऐसा है कि यहाँ जब कोरोना के बाद में हमने देखा कि लोगों को काफ़ी दिक्कत आ रही है, तो एक मन में विचार आया, लोगों का काफ़ी दिन से विचार था कि हम लोग यहाँ एक इस टाइप का भंडारा चलाएं जो हर आदमी उसमें भोजन प्राप्त कर सके, एक टाइम का कम से कम। तो ये भोजनालय जो हमने 18 फरवरी 22 को चालू किया था, इसमें 10 रुपया टोकन रखा गया था। बाहर जैसे टोकन लिया, फिर लाइन लगा के अंदर गए। टोकन इसलिए रखा ताकि उसको ये फील ना हो वो दान के रूप में देता है, ना कि उसका कोई शुल्क है। वो देता इसलिए है कि मैं जो खा रहा हूँ मैं पैसे का खा रहा हूँ, उसको ये ना आए कि मैं फ्री का खा रहा हूँ। अगर मान लो किसी के पास नहीं भी है एक टाइम में, तो भी उसको भोजन दिया जाएगा और भरपेट भोजन अपना पूरा करे। भोजन लेने में जैसे मान लो आरओ लगाया, पानी भी शुद्ध हो, भोजन बनाते हैं उसमें भी पानी शुद्ध हो, भोजन अपनी थाली लेते हैं, अपना पूरा भोजन बनता है। तो 4 आइटम रोज बनती है, चावल, दाल, फुलके और एक सब्जी, तो वो हमेशा बनती है। सर, ये बताइए, जैसे यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक आई, जैसे जनता आई हुई है, बच्चे भी हैं, लड़के भी हैं और देख रहे हैं महिलाएं भी कुछ आई हुई हैं, तो ये जो जात बिरादरी धर्म ऐसा कुछ मायने यहाँ रखता है? नहीं, बिल्कुल हमारा सेकुलर भाव है, जात बिरादरी से कुछ नहीं है। जहाँ तक क्राउड के या जो बेनिफिशरीज हैं उनके कंपोजिशन की बात है, आपको बहुत हैरानी होगी, इसमें तकरीबन आधे लोग जो हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, जो कोई सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है, कोई सीजीएल का एग्जाम दे रहा है। नॉर्मली जब हमारे बच्चे बाहर जाते हैं तो हमारा पहला उनसे सवाल ये होता है, माँ का सवाल होता है, पिता का भी मन में सवाल होता है कि बेटे आपने क्या खाया। तो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, अगर उनके पेरेंट्स अगर एक बार देख लेते हैं, जो बच्चे यहाँ पे हॉस्टल में रह रहे हैं या किराए पे रह रहे हैं, वो क्या करते हैं 11 बजे यहाँ पे आके खाना खा लेते हैं, ब्रेकफास्ट नहीं करते और फिर शाम को खाते हैं। तो कोई जात वगैरह से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई भी आए, लेकिन यह है कि जो आदमी आता है हम उसका स्वागत करते हैं टेबल लगा।
तिलक लगाते हैं इनको लोग। सर